कहानी शुरू होती है जब हमारा हीरो एक अजीब गंदे से कमरे में जागता है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है, अभी भी आधे नींद में, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि कल रात क्या हुआ था। बेड पर उठकर बैठते हुए वो सोचता है कि वो आखिर एक होटल के कमरे में कैसे पहुंच गया। तभी उसे एहसास होता है वो अकेला नहीं है। एक बहुत खूबसूरत लड़की उसके ठीक बगल में आराम से सो रही है। लेकिन तभी उसके फोन पर जोया नाम की किसी लड़की का नोटिफिकेशन उसकी यादें ताज़ा कर देता है। टेक्स्ट काफी गुस्से वाले थे। लड़की पूछ रही थी कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। एमसी को तब याद आता है कि उस लड़की ने उसे कॉलेज के फ्रेशमैन ईयर के ठीक बाद डंप कर दिया था। ये उसे और भी कंफ्यूज कर देता है क्योंकि उसने तो उसे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो अभी भी साथ है। अपना दिमाग साफ करने के लिए वो करंट डेट चेक करने के लिए कैलेंडर देखता है। 8 अक्टूबर देखते ही उसे एक झटका लगता है और उसे एहसास होता है कि वो किसी तरह टाइम में पीछे चला गया है। उसे उसके शब्द याद आते हैं जब उसने कहा था कि उसे कोई मिल गया है जो उससे सच में प्यार करता है। फिर हम उसकी एक्स को एक उम्र में बड़े आदमी के साथ देखते हैं जो हमारे एमसी को दफा हो जाने को कह रही है। हमारा हीरो पूरी तरह से टूट गया था। उसने कसम खाई थी कि वो उसे हमेशा प्यार करेगा। वापस प्रेजेंट में वो देखता है कि उसका पहला मैसेज हमेशा की तरह पैसों के लिए एक रिक्वेस्ट थी। एक तिरछी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है जब वो सोचता है कि कैसे प्यार ने उसे अंधा कर दिया था और वो कितनी बेशर्म थी। अपना भविष्य बदलने का फैसला करके वो जिया को एक मैसेज भेजता है और उनके बीच सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लाइन के दूसरी तरफ लड़की गुस्से से पागल हो जाती है, पूछती है कि क्या वो ब्रेकअप को लेकर सीरियस है। वो कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि उन्हें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, और वो कहती है कि बेहतर होगा कि वो इस पर पछताए नहीं। वो उस पर हंस रहा है। अचानक एक नीली स्क्रीन पॉपअप होती है जो उसे टाइकून सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए बधाई देती है। एमसी बिल्कुल हैरान है, सोच रहा है कि इस सिस्टम के साथ उसकी जिंदगी आखिरकार बेहतर होने वाली है। स्क्रीन उसके स्टैट्स दिखाती है और उसे बताती है कि अब वो हर एक सेकंड पैसा कमाएगा, जिससे वो काफ़ी पम्प्ड यानी एक्साइटेड हो जाता है। ठीक उसके बाद सिस्टम उसे एक स्टार्टर पैक गिफ्ट करता है और वो बिना सोचे समझे उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। उसे 10 मिलियन कैश, एक सुपर कार, एक शॉपिंग कार्ट और एक फ्रेंडली स्कैनर मिलता है। अपना अकाउंट चेक करने और ट्रांसफर देखने के बाद वो सोचता है कि ये स्कैनर आखिर किस काम के लिए है। तभी उसके बगल में सो रही औरत नींद में कुछ बड़बड़ाती है, जिससे उसका ध्यान उस पर जाता है। एक आइडिया आते ही वो अपना नया गैजेट उस पर टेस्ट करने का फैसला करता है और स्कैनर को उसकी दिशा में पॉइंट करता है। स्क्रीन उस औरत के स्टैट्स दिखाती है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि इस प्राइवेसी एट्रीब्यूट का क्या मतलब हो सकता है। क्यूरियोसिटी में वो उस पर टैप करता है और सिस्टम समझाता है कि ये उसके पार्टनर्स की संख्या है। उसे एहसास होता है कि नंबर 1 का मतलब है कि वो यूशी की जिंदगी का सबसे पहला आदमी था। उसे फिर याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो अपना गम भुलाने के लिए एक बार में गया था और वहां उससे इत्तेफाक से मिला था। उसे याद है कि उसने लड़की को बार में अकेले पीते हुए पाया था और वो किसी बात से काफी परेशान लग रही थी। उसे एहसास होता है कि उनकी रात प्यार की वजह से नहीं बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था और उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। इस सोच विचार के पल में उसके बगल में सोई खूबसूरत औरत अचानक जाग जाती है। वो उसे एक सेकंड के लिए देखती है और जिस तरह से वो आहें भर रहा था और मुस्कुरा रहा था, उसके लिए उसे कासानोवा बुलाती है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ हमारा हीरो बिना एक भी शब्द कहे उसे बस घूरता रहता है। उसके करीब झुकते हुए वो मना करता है कि वो अतीत को याद कर रहा था, जिससे वो और भी क्यूरियस हो जाती है। फिर वो फुसफुसाता है कि उसका एक ही अफसोस है कि वो उससे पहले क्यों नहीं मिला, जिससे वो बुरी तरह शर्मा जाती है। उसकी इस हिम्मत के लिए सिस्टम उसे एक कार्ड और एक गॉड टियर टेक्निक स्किल इनाम में देता है। वो सोचता है कि इस नई स्किल के साथ वो लड़की को पल भर में जन्नत ले जा सकता है। इसी सोच के साथ हमारा हीरो अपनी नई टेक्निक एक्टिवेट करता है और उसे इस तरह से किस करता है जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। औरत बिल्कुल स्टन्ड रह जाती है। उस किस का एहसास बिल्कुल अलग था और पहले वाले से कहीं बेहतर था। हमारा हीरो फिर उससे कहता है कि ये तो बस शुरुआत थी और दोनों बाकी की रात उस पल को एंजॉय करते हुए बिताते हैं। अगली सुबह वो जागता है, अंगड़ाई लेता है और नोटिस करता है कि उसके बगल में बेड पर कैश का एक स्टैक पड़ा है। पूरी तरह कंफ्यूज होकर वो खुद से पूछता है कि क्या यूशियो शाह उसे कोई एस्कॉर्ट समझती है। वो फिर नोट उठाता है और देखता है कि ये 10,000 युआन का पेमेंट है, जिससे उसे सच में गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि लड़की उससे पे करके इंटरेस्टिंग बन गई है, लेकिन अफसोस करता है कि उसने उसका कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं लिया। फिर वो कार्ड पर फोकस करता है। हमारा हीरो सोचता है कि ये आइटम काम कैसे करता है और सिस्टम समझाता है कि ये खर्च किए गए पैसों पर एक कैशबैक मल्टीप्लायर है। अब इस पावर के साथ वो इस मौके को बर्बाद न करने और एक फेमस टाइकून बनने के लिए डिटरमिन्ड है। उसे ये एहसास होता है कि इस टाइमलाइन में कई बड़ी टेक कंपनीज अभी तक शुरू भी नहीं हुई हैं, जो उसके लिए एक परफेक्ट मौका है।
उसका प्लान अब इतना पैसा बचाना है कि वो इन फ्यूचर टेक जायंट्स में ढेर सारे शेयर्स खरीद सके। कार की चाबी पकड़े हुए वो सोचता है कि कैसे शहर में रियल एस्टेट खरीदने पर कोई लिमिट नहीं है, जो कि परफेक्ट है। अचानक एक खूबसूरत औरत उसकी कार के पास आती है और वो कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। औरत उसकी पीली कार के हुड पर बैठ जाती है और मुस्कुराकर पूछती है कि क्या ये गाड़ी उसकी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट शांति से कंफर्म करता है कि कार उसकी है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो एक राइड मांगती है, दावा करती है कि उसके घर में पाइप फट गया है। उसकी कहानी पर शक करते हुए हमारा हीरो चैन लीकी नाम की लड़की की इन्फो चेक करने के लिए अपना स्कैनर एक्टिवेट करता है। वो उसके हाई फ्रेंडशिप लेवल से हैरान है, लेकिन उसका 208 पार्टनर्स का प्राइवेसी एट्रीब्यूट खतरे की घंटी बजाता है। कार के अंदर वो उसकी राइड की रिक्वेस्ट को मना कर देता है, कहता है कि 208 यानी कि 28 नहीं, दूसरे लोगों के साथ होना उसके लिए थोड़ा ज्यादा है। वो गाड़ी चलाकर निकल जाता है, औरत को शॉक में छोड़कर, जो सोच रही होती है कि उसे उसके पास्ट के बारे में कैसे पता चला। वो टिप्पणी करती है कि एमसी कितना हैंडसम था, जबकि बूढ़ा आदमी बस वहीं खोया हुआ खड़ा रहता है। बूढ़ा आदमी औरत को उसके पाइप्स के साथ मदद करने की पेशकश करता है, कहता है कि वो 30 साल से एक प्रोफेशनल है। औरत उसके ऑफर से चिढ़ जाती है और तुरंत उसे एक परवर्ट और क्रीप कहती है। बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी टेक्निक टॉप नॉच है और उसे समझ नहीं आता कि वो उस पर चिल्ला रही है। नफरत से वो उसे दफा हो जाने को कहती है, जबकि वो उसका पीछा करता है और आसपास के लोग इस सीन पर हंसने लगते हैं। तभी एक दूसरा आदमी उस बूढ़े को समझाता है कि उसके पाइप्स असल में लिटरल यानी असली नहीं थे। इस खुलासे से हैरान होकर वो टिप्पणी करता है कि आजकल के बच्चे कितने अजीब हैं। जैसे ही औरत गुस्से में भागती हुई चली जाती है, लड़की अपनी बुरी किस्मत और उस दिन सब कुछ कैसे गलत हो गया इस बारे में शिकायत करती है। इसी बीच एमसी एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचता है और उसे 2 एजेंट्स, एक न्यूबी और उसकी बॉस ग्रीट करते हैं। मैनेजर सोचती है कि वो बस कोई अमीर पाप का बिगड़ा लड़का है और उसे न्यूबी जाओसा के पास भेज देती है ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। एक कॉन्फिडेंस भरे अंदाज में हमारा एमसी अपनी स्पोर्ट्स कार से उतरता है और एजेंसी की तरफ चलता है। बॉस फिर न्यूबी को अकेले जाने के लिए हिम्मत देती है। उसे कहती है कि बस उसी प्रोसीजर को फॉलो करो जो उन्होंने प्रैक्टिस किया था। युवा एजेंट घबराते हुए इसके पास आती है और अपना परिचय लियांगजी रियल एस्टेट एजेंसी से जाओसिया के रूप में देती है। प्रोटैगनिस्ट बस उससे कहता है कि उसे घर ढूंढने में मदद करे और महिला उसके बजट के बारे में पूछती है। दूर से मैनेजर सिगरेट पीती है और सोचती है कि न्यूबी को अपने क्लाइंट्स को बेहतर तरीके से चुनना सीखना चाहिए। अब एजेंसी के अंदर वो उसे कुछ सस्ते ऑप्शंस दिखाती है, लेकिन हमारा हीरो 1 मिलियन यॉन रेंज की प्रॉपर्टीज देखने के लिए कहता है। महिला इस रकम से हैरान है, लेकिन तुरंत अपने टैबलेट पर प्रॉपर्टीज देखने के लिए सहमत हो जाती है। कुछ मिनट बाद उसे याद आता है कि क्या उसकी कोई लोकेशन प्रेफरेंस है। एमसी ऐसी जगहों के लिए कहता है जो रेंट पर देना आसान हो और कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्निश्ड है या नहीं। वो उसे देखता है और सोचता है कि वो काफी अनुभवी नहीं यानी इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन कम से कम वो सिंसियर है और उस पर अपना स्कैनर इस्तेमाल करने का फैसला करता है। एजेंट फिर उसे एक कमर्शियल स्ट्रीट के पास कुछ ऑप्शंस दिखाती है जिनकी कीमत अलग अलग है। एमसी को याद आता है कि उसके स्टार्टर कार्ड की लिमिट 1 मिलियन यॉन है, इसलिए वो हर एक के लिए उस रकम से ज्यादा नहीं जा सकता। वो पूछती है कि क्या वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो बस ये सोच रहा है कि अपने कार्ड से मिलने वाले बोनस को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। वो पूछता है कि क्या महंगे घरों की कीमत पर मोल भाव यानी नेगोशिएट हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो 5 ले लेगा। वो अपनी बात पर जोर देता है, कहता है कि अगर उसे हर एक घर 1 मिलियन में मिल सकता है तो वो सबके लिए कैश में पेमेंट करेगा, जिससे एजेंट पूरी तरह से शॉक में आ जाती है। एमसी पेमेंट कंफर्म करता है और ऐड करता है कि वो उसे प्रॉपर्टीज के रेंटल्स मैनेज करने के लिए हायर करेगा। महिला उस बड़े कमीशन से बहुत खुश है जो उसे मिलने वाला है और वो उसे वही कीमत दिलाने का वादा करती है। मैनेजर सब कुछ सुन लेता है और क्लाइंट को गलत समझने पर कड़वाहट से पछताता है, खुद को थप्पड़ मारना चाहता है। 1 घंटे बाद मैनेजर, जो अब सूट में है, 5 मिलियन युआन की कुल कीमत के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पेश करता है। प्रोटैगनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कहता है कि उसे उस पर भरोसा है और वो भविष्य की खरीदारी के लिए उसे संपर्क करेगा। एजेंट अपने कमीशन से रोमांचित है और सोचती है कि वो किस तरह का टाइकून है जो पहले से ही और खरीदने की बात कर रहा है। सिस्टम दिखाता है कि उसने अपनी 5 खरीदारी से 230 मिलियन वापस प्राप्त किए। इसके साथ उसका सिस्टम लेवल अप हो जाता है और वो लगभग 1 युआन प्रति सेकंड कमाने लगता है। वो सोचता है कि वो एजेंट उसकी लकी स्टार थी और वो इस नई जिंदगी का पूरा फायदा उठाएगा। हमारा एमसी महिला को एक कोने में बुलाता है, जिससे उसका मैनेजर बहुत क्यूरियस हो जाता है। बॉस कहती है कि उसे धन्यवाद कहने के तरीके के रूप में क्लाइंट को डिनर के लिए इनवाइट करना चाहिए। सी फिर वादा करता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो एक शानदार लग्जरी और जीवन की सैर करने वाली है, आराम की जिंदगी जिएगी।
क्या कहना है ये ना जानते हुए एजेंट उसके इस हिम्मत भरे प्रस्ताव से पूरी तरह शर्मिंदा हो जाती है। वो शालीनता से मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और उसका बैंक अकाउंट नंबर मांगता है। इस रिक्वेस्ट से हैरान होकर महिला पूछती है कि वो उसे पैसे क्यों ट्रांसफर करना चाहता है। वो बस कहता है कि वो उसकी लकी स्टार थी और ये सबके लिए धन्यवाद कहने के लिए एक छोटा सा तोहफा था। लड़की पूरी तरह से खो जाती है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहा है और बस उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती रहती है। कुछ मिनट बाद उसे नोटिफिकेशन मिलता है और वो ट्रांसफर की गई रकम से शॉक्ड हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है क्योंकि उसके लिए वो रकम उसकी तुलना में पॉकेट चेंज है जो उसने उसकी मदद से कमाया था। इसके साथ उसका फ्रेंडशिप लेवल आसमान छू जाता है और वो उसे धन्यवाद के रूप में डिनर के लिए इनवाइट करती है। वो सोचता है कि पैसा फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए कितना उपयोगी है और उसे नंबर्स को ऊपर जाते देखना कितना पसंद है। वो एक दूसरे को वीचैट चैट पर ऐड करते हैं और महिला नोटिस करती है कि एमसी कितना हैंडसम और अट्रैक्टिव है। ये उसे एक ज्यादा इंटीमेट सीन के बारे में कल्पना करने पर मजबूर करता है और वो सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो उसे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन वो बस उसके काम के लिए उसे धन्यवाद देता है और अलविदा कहता है। उसे बताता है कि वो जा रहा है, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। जो उसने सुना उस पर विश्वास ना करते हुए एजेंट उसके पीछे दौड़ती है, उसका नाम जोर से पुकारती है। पहले से ही अपनी स्पोर्ट्स कार के अंदर एमसी मुस्कुराता है और उसे एक बार और अलविदा कहता है। लड़की वहीं शर्मिंदा खड़ी रह जाती है, सोचती है कि उसे अचानक इतना खाली क्यों महसूस होने लगा। 20 मिनट बाद एमसी घर पहुंचता है और अपनी मां को अपने आने की सूचना देता है, जो उसका इंतजार कर रही थी। उसकी मां ठंडे तरबूज के साथ उसका स्वागत करती है, जबकि उसके पिता उसके ग्रेजुएशन ट्रिप के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि उसने माउडू जाने का प्लान बनाया है क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया चेक करना चाहता है जहां वो पढ़ने जाएगा। उसके पिता फैसले से सहमत होते हैं और उसकी मां को अपने बेटे को ट्रैवल के पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। उसकी मां मजाक करती है कि लड़के को इतना बिगाड़ना भविष्य में उसके लिए पत्नी ढूंढना मुश्किल बना देगा। वो उससे कहता है कि ये बात ना लाए और मन ही मन सोचता है कि वो उन्हें इस बार निराश नहीं करेगा, जैसा उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। अगले दिन एमसी पहले से ही प्लेन में है और आखिरी मिनट में टिकट खरीदने की शिकायत कर रहा है। तंग रास्ते से निकलने की कोशिश करते हुए वो शालीनता से दूसरे लोगों से थोड़ी जगह मांगता है। उसे एक जानी पहचानी महिला दिखती है और उसे पुकारता है। जोइंग, जो उसे तुरंत पहचान लेती है, वो कंफर्म करता है कि ये उसकी सीट है और इत्तेफाक से वो कहती है कि उसकी सीट भी ठीक वहीं है। वो उसे धन्यवाद देती है जब वो उसे प्लेन की विंडो सीट तक जाने के लिए रास्ता देता है। एक चश्मे वाला आदमी कहीं से टपक पड़ता है और महिला से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उनकी बातों में घुसपैठ करके। इस घुसपैठिए पर ध्यान न देते हुए हमारा एमसी लड़की से अंदर की सीट लेने को कहता है। अजनबी फिर शिकायत करता है, कहता है कि वो प्लेन में ऐसे सीट्स बदल नहीं सकते। एमसी उसे बात काटते हुए कहता है कि वो साथ हैं और वो कैसे बैठते हैं इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एक बार बैठने के बाद वो उत्सुक आदमी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और महिला से पूछता है कि वो माउडू में क्या कर रही है। वो जवाब देती है कि वो काम से जा रही है और फिर प्रोटैगनिस्ट से वही सवाल पूछती है। एमसी कहता है कि वो घर पे बोर हो गया था और उस महाद्वीप में एक नया घर खरीदना चाहता था। जू यंग बातें करते हुए उसमें तभी रुकी जब उसने एक मैसेज रिसीव किया। मैसेज पढ़ते हुए उसका चेहरा बदल जाता है। एमसी देखता है कि उसने एक रिप्लाई भेजने को तैयारी की, लेकिन एक क्षण के बाद फोन बंद कर दिया, जिससे वो हताश हो गया। वो उसके काम के बारे में पूछता है और वो बस कहती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है। जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए वो बात नहीं करना चाहती। ये सुनकर महान अच्छा से बोलता है कि अगर कोई भी समस्या आए तो वो बस उससे मदद मांग सकती है। ये सोचते हुए कि उसने उसके साथ कितने अच्छे से बात की थी, जू यिंग याद करती है कि उसकी बॉस ने कितने घमंड से कहा था कि उसे ये काम नहीं मिलना चाहिए। वो उसे बताती है कि वो जल्द ही मॉडू के सबसे अमीर व्यक्ति निया मिंग के साथ मीटिंग करने जा रही है। सोचते हुए कि उसने कितनी कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक से हो जाए, अब वो एक रिप्लाई भी नहीं भेज सकती, और ये भी कि वो इनकी मीटिंग के दौरान कैसे उसकी बात सुनेगी। एमसी अपने फोन पर नजर डालता है जिस पे वो मीटिंग से जुड़े सारे मैसेजेस देखता है। क्या ये एक मोबाइल गेम की तरह नहीं है? इसलिए उसने रिलैक्स करने के लिए छुट्टी पर जाने का फैसला किया। चश्मे वाला आदमी अपना परिचय चुएन चैन के रूप में देता है और कहता है कि वो भी मोडू जा रहा है। वो उसे राइड देने की पेशकश करता है, शेखी बघारते हुए कि उसके पिता ने उसे लेने के लिए एक कार भेजी है। एमसी ऑफर को मना कर देता है, कहता है कि उनके होटल की भी एयरपोर्ट पिकअप सर्विस है। आदमी पूछता है कि वो किस होटल में रुके हैं और हमारा हीरो जवाब देता है, मोमांगियान। घुसपैठिया हैरान रह जाता है और उस अल्ट्रा लग्जरी होटल का नाम दोहराता है जिसे बनाने में अरबों यानी बिलियंस लगे थे। उसे शक है क्योंकि वो पहले वहां रुक चुका है और जानता है कि एक सस्ते कमरे के साथ वो सर्विस नहीं आती, लेकिन एमसी कहता है कि उसने एक विला बुक किया है। घुसपैठिया विला के जवाब पर विश्वास नहीं कर पाता और पूछता है कि क्या लड़का सीरियस है।
महिला फिर टिप्पणी करती है कि एक रात का किराया 80,000 है और ये जानकर हैरान है कि वो एक अमीर बच्चा है। एक मुस्कान के साथ वो कहता है कि वो भी एक अमीर बच्ची है, इसलिए उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। एमसी को तब याद आता है कि वो स्कूल बेल थी और शहर के एक बहुत प्रसिद्ध अमीर परिवार से आती थी। उस समय वो इतनी शांत और अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान देती थी कि कोई भी लड़का उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। वो उस समय अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर फोकस था, लेकिन सुना था कि उसके परिवार को कुछ फाइनेंशियल परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वापस प्रेजेंट में लड़की उदास नज़र से कहती है कि वो अब सच में एक अमीर बच्ची नहीं रही। हमारा हीरो महसूस करता है कि उसने एक दुखती रग छेड़ दी है और माहौल को हल्का करने के लिए जल्दी से टॉपिक बदलने की कोशिश करता है। इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने के लिए दोनों हाई स्कूल के अच्छे पुराने दिनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। महिला थोड़ा हंसती है और सहमत होती है कि उनके हाई स्कूल के दिन सचमुच मजेदार थे। इसके साथ वो सोचता है कि उसने आखिरकार बर्फ पिघला दी है और उस पर फिर से अपना सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला करता है। सिस्टम स्क्रीन दिखाती है कि उसकी प्रिवेसी 0 है और उसकी फ्रेंडशिप 75 तक चढ़ गई है। वो सोचता है कि क्या वो पहले से ही उस पर ध्यान दे रही थी क्योंकि उसका फ्रेंडशिप लेवल इतना हाई था। लैंडिंग के बाद एक सूट में खूबसूरत महिला अपना परिचय उसकी प्राइवेट बटलर वोंग युअन के रूप में देती है। प्रोटैगनिस्ट उसके प्रोफेशनलिज्म से काफी प्रभावित होता है, जैसा कि ऐसी जगह से उम्मीद की जाती है। हमारा एमसी फिर पूछता है कि जॉय कहाँ रुक रही है और वो कहती है कि पोंग में एक दोस्त के घर। इसके साथ वो उसे राइड देने पर जिद करता है और अपने बटलर से उसे पहले उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ने के लिए कहता है। दूर से चश्मे वाला आदमी सब कुछ देखता है और लड़की को बचाकर उसके साथ एक रोमांटिक रात बिताने के बारे में सोचता है। 25 मिनट बाद वो पहुंच जाते हैं और महिला उसे धन्यवाद देती है और उसे डिनर पर ले जाने के लिए उसका कॉन्टैक्ट इन्फो मांगती है। वो ऑफर स्वीकार करता है, लेकिन मजाक करता है कि बेहतर होगा कि वो अपना वादा ना भूले। वो कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं और हमारा एमसी अलविदा कहता है, उसे राइड के बारे में चिंता ना करने को कहता है। घुसपैठिया हैरान है कि लड़के ने उसे ऐसे ही जाने दिया और अफसोस करता है कि उसका हेरोइक प्लान बर्बाद हो गया। आधे घंटे बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने विला पहुंचता है और सोचता है कि यहां रुकना हर पैसे के लायक था। बटलर फिर उसे सूचित करती है कि उसका बाथ तैयार है और वो थोड़ा रिलैक्स करने का फैसला करता है। अचानक महिला उसे पीछे से पकड़ लेती है और वो उछल पड़ता है। पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि सर्विस में उसे कपड़े उतारने में मदद करना शामिल है, लेकिन उसे अपना अंडरवेयर खुद ही संभालना होगा। हॉट स्प्रिंग्स बाथ का कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है, लेकिन इसे पूरा तरह से नंगा करने की जरूरत नहीं। बाथ में वो महिला को देखता है और उसे एक पल रुकने के लिए कहता है। बटलर समझाती है कि उसकी पीठ रगड़ना भी सर्विस का हिस्सा है, लेकिन वो उसे नहलाएगी नहीं। वो पल का आनंद लेता है और सोचता है कि करीब से वो बहुत अट्रैक्टिव है और एक स्पेशल सर्विस अच्छी रहेगी। महिला कहती है कि वो ये सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे उसके साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ और अपने कपड़े उतारने लगती है। इसके साथ वो नौजवान के साथ पानी में उतर जाती है और वो उसकी खूबसूरती से दंग रह जाता है। बटलर फिर उसे एक होटल रिसेप्शन में आमंत्रित करती है और वो पूछता है कि उस रात होने वाले इवेंट का अवसर क्या है। वो समझाती है कि कोई ड्रेस कोड नहीं है और हमारा नौजवान कंफर्म करता है कि वो उस ऑक्शन में भाग लेगा जो अभी शुरू होने वाला है। अपनी डेट के साथ पार्टी में पहुंचते हुए उसे एक एम्प्लॉई द्वारा सम्मानपूर्वक ग्रीट किया जाता है, जो उसे एक इंपॉर्टेंट गेस्ट के रूप में पहचानता है। महिला फिर उसे गुड नाइट विश करती है और हमारे बंदे को मुस्कान देती है जब वो इवेंट के लिए मेन हॉल में प्रवेश करता है। हॉल के अंदर ऑक्शन पहले से ही चल रहा है और एक आइटम अभी अभी 5 मिलियन में बिका है। जबकि वो सीन का जायजा लेता है, ऑक्शनियर अगले आइटम की घोषणा करता है, एक अत्यंत दुर्लभ मशहूर ब्रांड की घड़ी जो सबका ध्यान खींचती है। आदमी समझता है कि ये एक लिमिटेड एडिशन है जिसके दुनिया में सिर्फ 10 पीस हैं और शुरुआती बोली 15 मिलियन युआन से होगी। पूरी एनर्जी के साथ ऑक्शनियर बोली शुरू करने के लिए चिल्लाता है और भीड़ कंपटीशन के लिए हाइप्ड हो जाती है। हमारा नौजवान घड़ी का विश्लेषण करता है और याद करता है कि आने वाले सालों में इसकी कीमत आसमान छूने वाली है और आसानी से $25 मिलियन को पार कर जाएगी। मुनाफा का मौका देखते हुए वो बिना समय बर्बाद किए अपनी पैडल नंबर 35 के साथ 15.5 मिलियन की पहली बोली लगाता है। लेकिन पैडल नंबर 8 वाला एक दूसरा आदमी इसे 16 मिलियन तक बढ़ा देता है और बोली तेजी से बढ़ती जाती है। भीड़ प्रोटैगनिस्ट की बोलियों से हैरान है, सोचती है कि ऐसी घड़ी पर इतना पैसा खर्च करना पागलपन है। ऑक्शनियर $18 मिलियन में आइटम बेचते हुए हथौड़ा मारता है और जीतने पर बायर नंबर 35 को बधाई देता है। 2 अमीर नौजवान अपना परिचय देने के लिए पास आते हैं और हमारा हीरो अपना नाम जैंग चैंग बताता है जब वो उनका जायजा लेता है। ब्लॉन्ड लड़का खुलासा करता है कि बिड नंबर 8 उसकी थी और पूछता है कि क्या जैंग चैंग एक लग्जरी वॉच एक्सपर्ट है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है और ये पहली बार है कि वो घड़ी खरीद रहा है, वो बस पानी का अंदाजा लगा रहा था। ब्लॉन्ड लड़का कीमत से हैरान है और पूछता है कि उसने उसे पहले कभी आसपास क्यों नहीं देखा और जैंग चैंग समझाता है कि वो कल ही कॉलेज के लिए यहाँ आया है। हैरान होकर नौजवान कहता है कि 18 साल की उम्र में उसमें ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं थी और वो हमारे बंदे से सीरियसली इम्प्रेस्ड है। इसके साथ वो गैंग चैंग को कभी घूमने फिरने के लिए आमंत्रित करता है और हमारा नौजवान अपने नए परिचित के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है।
सिस्टम फिर उसे उसके नए लेवल की सूचना देता है और वो सोचता है कि कैसे उसकी सालाना आय अब 300 मिलियन से अधिक हो गई है। कैश के बावजूद वो जानता है कि उसके बड़े प्लान्स के लिए ये रकम सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा है और उसे और चाहिए। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो एक जाने पहले चेहरे से टकराता है और उस महिला को पहचान लेता है जिसके साथ उसने रात बिताई थी। ये वही महिला है होटल से जिससे वो कहानी की शुरुआत में मिला था और वो उसे वहां देखकर हैरान होकर घूरती है। वो उसे छेड़ती है, उसे किड्डो बुलाती है और कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक अमीर लड़का होगा। सोचती है कि वो सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट था। वो उसे अपने विला में आमंत्रित करती है। Thank you for watching, and if you want more videos like this, then subscribe my channel.